बेवा औरत की यह कहानी अकेले में देखना। अस्तगफिरुल्लाह। प्लीज इस कहानी को बच्चे ना देखें। भला वालदैन बेटियों के घर में कहाँ रह सकते हैं, क्योंकि बेटियों के घर में रहना हमारे मुआशरे में बहुत गलत बात समझी जाती है। मेरी शादी को बमुश्किल 10 दिन ही हुए थे कि मेरे शौहर को अचानक लंदन से कॉल आ गई कि मेरे शौहर की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इनको वापस जाना था। मैं बहुत परेशान हुई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था, मगर हालात कुछ इस तरह हुए कि मेरे शौहर का वापस जाना जरूरी हो गया था। अगर यह जॉब भी खत्म हो जाती तो दोबारा अच्छी जॉब मिलना भी आसान नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे पहले राजी कर लिया कि मैं इनके जाने पर एतराज ना करूं। मैं शौहर की मजबूरी को समझ रही थी, इसलिए खामोश हो गई और फिर मेरे शौहर लंदन चले गए। इनके जाने के अगले ही दिन मेरे शौहर के जो रिश्तेदार रुके हुए थे, उन्होंने भी वापसी का सफर बांध लिया और एक एक करके घर से सब चले गए और मैं अकेली रह गई। मैं अकेली रहने की आदी नहीं थी, इसलिए पहले ही दिन घबरा गई और अपने वालिदैन से कहा कि मेरे पास आकर रह जाएं। इसलिए वालिद ने मेरे बड़े भाई को भेजा कि वह मुझे घर ले आए। इस तरह अपने शौहर के चले जाने के बाद मैं भी अपने मायके में रहने लगी। मगर कुछ रोज रहने के बाद मेरे शौहर ने मुझे कहा कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने ही घर में अच्छी लगती है। मैंने शौहर की बात मानी और वैसे भी मुझे अपने ही घर रहना चाहिए और अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे शौहर को जाना ही था रोजगार के लिए और आजकल के दौर में नए रोजगार मिलना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने वापस अपने घर चले जाने की हामी भर ली थी। मगर मेरा दिल बहुत परेशान था। इतने बड़े घर में अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस परेशानी का जिक्र मैंने अपने शौहर से भी किया तो मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी कि इन्होंने मेरे लिए घर में रहने का बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि मुझे ज्यादा परेशानी रात की थी कि रात को अकेले घर में मुझे डर लगता था। मेरे शौहर ने एक बूढ़े चौकीदार को घर की रखवाली के लिए रख लिया था। वह शौहर का जानने वाला था और मेरे शौहर के बकल वह बहुत नेक और एतबार वाला आदमी भी था, और इस बूढ़े आदमी ने सिर्फ रात को मेरे घर की चौकीदारी करनी थी। दिन के वक्त अकेले रहना इतना मसला नहीं था और फिर मैं अपने घर वापस आ गई, क्योंकि घर बहुत दिनों से खाली और बंद पड़ा था, इसलिए बहुत गंदा हो रहा था। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इतने बड़े घर की अकेले सफाई करूं। पहले तो मैंने सोचा कि इस बूढ़े चौकीदार का इंतजार करती हूँ और जब वो आएगा तो इसके साथ मिलकर सफाई करूंगी। फिर मुझे अपने शौहर की बात याद आई कि वो बूढ़ा चौकीदार रात में आएगा और मेरे लिए रात का खाना भी लेकर आएगा, और अगर मैं चाहूँ तो रात में इस चौकीदार से चाय भी बनवाकर पी सकती हूँ। मेरे शौहर को मालूम था मैं काफी की शौकीन हूँ। शायद इसलिए मेरे शौहर ने ऐसे चौकीदार का बंदोबस्त किया था जो घर की रखवाली के साथ साथ मुझे चाय भी बनाए, कॉफी भी। फिर मैंने हिम्मत की और घर की सफाई शुरू की। बहुत टाइम लगा, मगर घर साफ हो गया और सब कुछ अपनी जगह पर तरतीब से रखा। घर साफ सुथरा हो चुका था। शाम गुजर चुकी थी और मेरा थकावट और भूख से बुरा हाल था। मैं बड़ी बेताबी से इस चौकीदार का इंतजार कर रही थी, मगर साथ ही मुझे घबराहट भी हो रही थी। ना जाने वह कैसा आदमी था, लेकिन फिर मुझे शौहर की बेफिक्री और दिलासा याद आ जाता तो मैं ज्यादा परेशान नहीं हुई। इतने में दरवाजा बजा। बूढ़ा चौकीदार आ चुका था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर इसको देखकर अपने शौहर की बात पर यकीन आ गया था। वो बहुत बूढ़ा था। इसकी बड़ी सफेद दाढ़ी थी, साफ सुथरे कपड़े थे और नजरें मुसलसल जमीन को तक रही थी। हालांकि वो मेरे वालिद की उम्र का था, मगर इसने एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। मैंने इससे इसका नाम पूछा और यह भी कि मेरा शौहर इसको कैसे जानता है, तो इसने बताया कि उसका नाम लियाकत है। वह मेरे शौहर के दोस्त का खानदानी मुलाजिम है। इस बात से मुझे बहुत तसल्ली हुई थी, क्योंकि जो भी हो खानदानी मुलाजिम ना धोखा देते हैं और ना ही कुछ गलत करते हैं, और मैं तो फिर इसके मालिक के दोस्त की बीवी थी तो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने मुतमईन होकर खाना खाया और क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए इस बूढ़े चौकीदार ने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वह मुझे कॉफी बनाकर दे सकता है। मैंने फौरन हामी भर ली और आराम से अपने कमरे में जाकर अपनी वालदा से फोन पर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में चौकीदार मेरे लिए कॉफी बना लाया। कॉफी का कप मुझे देते हुए भी इसकी नजरें मुसलसल झुकी रही थी। मैं इस चौकीदार की शराफत की कायल हो गई थी।
कॉफी की पहली चुस्की से ही मुझे मजा आ गया था। बहुत ही मजेदार कॉफी बनाई थी। वी मैं जैसे ही कॉफी पी रही थी, मेरे अंदर सुकून सा उतर रहा था और थकावट तो जैसे खत्म हो गई थी। कॉफी पीते ही मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी, मगर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस रात मैं चुप रही, डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। मगर 4 रातों से यूं ही होने लगा। जैसे मैं उठती मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं थे। मेरा नाम फरजाना है। मेरा ताल्लुक अमीर और खाते पीते घराने से है। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ और अपने सब घर वालों की बहुत ज्यादा लाडली हूँ। मेरी वालदा तो सादा सी खातून है और मेरे वालिद का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था, जिसको मेरे वालिद ने खूब मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया था। मेरे दोनों भाइयों ने तालीम हासिल करके मेरे वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। जैसे मेरे वालिद के कारोबार को मजीद बढ़ावा मिला था। मेरे भाई हम सब बहनों से बड़े थे। मेरी बड़ी बहनों की शादी मैट्रिक के बाद कर दी गई थी, क्योंकि मेरे वालिद के बकौल बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है, और जब बेटों के पाव कमाई में जम जाए तब इनकी दुल्हन लानी चाहिए। लिहाजा मेरी बड़ी बहनों की शादी के बाद मेरे वालिद ने मेरे दोनों भाइयों की शादी भी खानदान में कर दी थी। मेरी दोनों भाभियां बहुत ही अच्छी थी और मेरी बहनें अपने घरों में खुशखुरम रह रही थी। मैं बचपन से ही थोड़ी सी नखराली और लाडली थी और शायद मुझ पर नखरा जचता भी था, क्योंकि मैं बेतहाशा हसीन लड़की थी और निहायत ही नाजुक मिजाज। मुझे शुरू से पढ़ने का शौक था और जल्दी शादी के हक में नहीं थी। मेरा मानना था कि पढ़ लिख कर और फिर जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करने के बाद ही शादी हो, तब तक लड़की मैच्योर हो चुकी होती है। इसलिए मैंने अपने वालिदैन से जिद करके अपनी बात मनवाई और मजे से पढ़ाई और साथ में जिंदगी के मजे लूट रही थी और सबके लाड प्यार और तवज्जो की इकलौती वारिस बनी हुई थी। मुझे घर के कामों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। गर्मी की छुट्टियों की वजह से मैंने खाना बनाना सीख लिया था। मेरी वालदा इस बात के खिलाफ थी कि लड़की को घर के काम ना आते हो। मेरी वालिदा का कहना था कि औरत असल हसीन तब होती है जब वह अपने घर का हर काम जानती होती है। बाकी बहनें तो फिर भी मेरी वालदा की फर्माबरदार थी। इनसे जल्द ही घर के काम सीख गई थी, मगर मुझे घर के कामों से उलझन होती थी। लेकिन अम्मी के डर से मैंने भी जैसे तैसे सब काम सीख लिए थे। वक्त गुजरता गया। जैसे ही मैंने बीए का इम्तिहान दिया, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए भी रिश्ता मुंतखिब करने का सोचा। मैं पहले से बहुत ज्यादा हसीन हो गई थी और फिर सबकी तवज्जो लाड प्यार ने मुझे मजीद हसीन बनाया हुआ था। इसलिए मेरे रिश्तों की लाइनें लगी हुई थी। यह मेरी वालिदा का कहना था कि यही वक्त सही है कि फरजाना का रिश्ता कर दिया जाए। अगर इन रिश्तों को भी मना कर दिया, कुछ टाइम बाद रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरी उम्र थी शादी की और अगर मजीद उम्र बढ़ गई तो कोई नहीं लेगा और ना ही मेरा हुस्न तब काम आना है। मेरी वालदा की बात में वजन था, इसलिए मेरे वालिद ने मुझे समझाया कि अब ज्यादा देर नहीं करते, क्योंकि लड़की की उम्र ज्यादा हो जाए तो उसके रिश्ते आना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर मैंने भी अपने वालिदैन की मान ली और कह दिया जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। मैं घर में लाडली थी और अपनी मर्जी की थी, मगर ऐसी फितरत की नहीं थी कि अपने लिए खुद लड़का पसंद करूं, और ना ही मुझे कभी किसी लड़के में दिलचस्पी महसूस हुई थी। मैंने सोच रखा था कि शादी जब करूंगी अपने वालिदैन की मर्जी से ही करूंगी। इसलिए स्कूल कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ते हुए भी मैं बहुत मोहतात रहती थी और हमेशा खुद को पर्दे में ही रखा था कि कुछ भी हो लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे ज्यादा कीमती चीज है। और फिर मेरे वालिदैन और मेरे भाइयों ने किसी की परवाह नहीं की थी और मुझे आगे पढ़ने दिया था, तो मैं कैसे इनके एतबार को तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने तालीम हासिल करने के दौरान कभी कुछ ऐसा नहीं होने दिया था। और अब जब रिश्ते की बात आई तो मेरे वालिदैन ने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन मैंने बोल दिया था कि मैं इनकी मर्जी से शादी करूंगी। मेरे वालिदैन बहुत खुश थे कि मैं लाड प्यार में भी अपनी हद से नहीं गुजरी थी। फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते की तलाश होने लगी। रिश्ते तो बहुत सारे थे, मगर मेरे वालिदैन बहुत छानबीन कर रहे थे। वह बेहतरीन रिश्ता ढूंढना चाहते थे कि मुझे बाद में कोई तकलीफ ना हो और खुशी से रहूं। खैर, ये चाहत तो हर माँ बाप की ही होती है कि इनकी बेटियों को अच्छे मर्द ही मिले। अब यह तो बेटियों का नसीब होता है।
आखिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया जैसा मेरे वालिदैन चाहते थे। ओसामा मेरे भाई का जिगरी दोस्त का कजिन था और अपने वालिदैन का इकलौता बेटा भी। वालिदैन का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था। भाई के दोस्त खालिद भाई का कहना था कि ओसामा ने माँ बाप के बगैर बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, मगर इसने कोई बुरी आदत नहीं अपनाई और ना ही किसी बुरी सोबत में पड़ा था। बल्कि तालीम हासिल करने के साथ साथ ओसामा ने भी अपने वालिद के कारोबार को सही टाइम और मेहनत दी, जिससे इसका कारोबार बहुत बढ़ गया था। रुपए पैसे की बहुत रेलपेल थी और अब तो ओसामा को लंदन में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और कारोबार को ओसामा ने अपने वालिद के बहुत ही पुराने खास और एतबार वाले मुलाजिम के हवाले किया हुआ था। इस तरह से पैसा दोनों तरफ से बरस रहा था और अब जब वह लंदन से छुट्टियां गुजारने हमारे घर अपनी खाला यानी खालिद भाई की वालिदा से मिलने आया तो मेरी वालिदा ने ओसामा को शादी का कहा और साथ में ही बहुत से रिश्ते भी बता डाले। इन्हीं लड़कियों में फरजाना का जिक्र और इसकी तस्वीर भी थी और ओसामा को फरजाना बहुत पसंद आई थी, इसलिए थोड़ी बहुत छानबीन की गई। ओसामा से एक बार जाकर मुलाकात भी की गई और वाकई वो इस काबिल था कि इसका रिश्ता कबूल किया जाए, इसलिए इस रिश्ते को हाँ कर दी गई थी और फिर शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि ओसामा शादी करके जाना चाहता था ताकि जल्द से जल्द अपनी बीवी को भी अपने पास बुला सके और यूं झटपट मंगनी झटपट मेरी शादी ओसामा से कर दी गई। मैं वैसे तो खुश थी, ओसामा की बहुत तारीफें सुन रखी थी, मगर अंदर ही अंदर दिल बहुत डर रहा था कि फिर भी वो शख्स मेरे लिए अनजान था और ना जाने मेरे साथ इसका क्या रवैया होगा। मैं अगले घर भी बहुत ऐश से रहूंगी या बहुत सी लड़कियों की तरह मुझे भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी सोचें थी जिन्होंने मुझे डराया हुआ था और मैं थोड़ी परेशान भी थी और अपने इतने प्यार करने वाले वालिदैन और भाइयों को छोड़कर जाने पर बहुत ज्यादा उदास भी थी। सब मुझे बहुत सी तसल्ली और दिलासे दे रहे थे और फिर वो दिन आ गया जब मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई थी, क्योंकि मैं अपने वालिदैन और बहन भाइयों की लाडली थी और ओसामा इकलौता और बहुत पैसे वाला, तो दोनों तरफ से किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी गई थी। और क्योंकि ओसामा के वालिदैन हयात नहीं थे और भाई बहन भी कोई नहीं था, इसलिए खालिद भाई का पूरा खानदान ओसामा की फैमिली बन गया और शादी की रसूमात की गई। शादी के इंतजामात सब इन्होंने मिलकर अदा किए और ओसामा की खाला और खाला तो शादी के बाद भी रुकने वाली थी कि नई नवेली दुल्हन को अभी वक्त लगेगा। ओसामा वाकई बहुत अच्छे साबित हुए थे। इन 10 दिनों में ओसामा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया था कि मैं माँ बाप का घर छोड़कर आई थी। ओसामा मेरी छोटी से छोटी बात और ख्वाहिश का एहतराम कर रहे थे। इस सब से मुझे बहुत खुश कर दिया था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते ना थकती थी और मेरे वालिदैन भी मेरे चेहरे की खुशी देखकर बहुत खुश थे। अब जब ओसामा को अचानक लंदन जाना पड़ा तो मैं बहुत उदास और परेशान हुई थी और अकेले घर में रहना भी मुश्किल था, मगर मुझे हर हाल में समझौता करना था और वैसे भी बहुत कम ही टाइम था। ओसामा वैसे भी मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे और रात के लिए एक चौकीदार भी तो रख दिया था और इसके बाद जो हुआ इसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब मेरी आँख खुली तो मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं थे और एक चादर मेरे ऊपर पड़ी थी। हालांकि मुझे याद था कि मैंने कपड़े भी पहन रखे थे और चादर तो थी ही नहीं बेड पर। तो यह सब कैसे हुआ था? मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था और फिर मुझे नींद भी तो गहरी आई थी और मेरे अलावा घर में एक ही बूढ़ा चौकीदार था जो सुबह होते ही शायद जा चुका था। कहीं इसने तो मेरे साथ कुछ गलत, इस सोच से मेरी रूह लर्जने लगी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और बात भी ऐसी थी कि मैं ओसामा से जिक्र नहीं कर सकती थी। लेकिन जो भी हुआ था सही नहीं था। मैं बहुत परेशान थी कि मुझे नाश्ते का भी होश नहीं था। फिर ओसामा की कॉल आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मूड नॉर्मल रखा और ओसामा से बात की। तो बातों बातों में ओसामा ने बताया कि सुबह तुम सोई हुई थी तो और चौकीदार मुझे बताकर चला गया था कि अंदर बीवी को बताने नहीं जाता, मुनासिब नहीं लगता वह सोई हुई है। इस बात ने मुझे चौंका दिया था कि अगर वह इतना एहतियात वाला था तो रात में कैसे कुछ कर सकता है मेरे साथ। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी और फिर मैंने ओसामा से दोबारा इस चौकीदार का पूछा तो ओसामा ने कहा कि इस पर आंखें बंद करके यकीन करो जैसे मुझ पर करती हो। इस बात से मैंने सोचा कि शायद मुझे ही नींद में गर्मी लगी होगी और मैंने कपड़े उतार दिए होंगे, मगर ये बहुत हैरानक बात थी। खैर, मैंने अपने दिल को किसी तरह मुतमईन करने की नाकाम कोशिश की और उठकर अपने घर के काम करने लगी।
मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। शायद कल की थकावट का असर था। ऐसे ही दिन गुजर गया और रात को चौकीदार कल वाले टाइम पर ही आया था और मेरे लिए खाना भी लाया था। पर कल की तरह ही इसने नजरें झुकाई हुई थी और मुझे खाना देते ही वह चौकीदार बाहर गेट पर जाकर बैठ गया। मैं इसकी तरफ से मुतमईन हो गई कि वाकई मुझसे ही नींद में कुछ हुआ था। फिर मैंने खाना खाया, कुछ देर अपनी वालदा से बात की और सोने का इरादा किया कि वह चौकीदार फिर से कॉफी ले आया और वो कॉफी बहुत मजे की बनाता था। इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाई और कॉफी पी ली और कॉफी पीने के दौरान ही मुझे सुकून और गनूदगी की तारीफ होने लगी थी और कॉफी पीते ही मैं सो गई थी और सुबह उठी थी। एक बार फिर मैं चादर में सोई हुई थी। अब यह बात मामूली नहीं थी। मैंने कभी नींद में ऐसा नहीं किया था। तो अब ऐसे क्यों हो रहा था और आखिर क्या बात थी कि मैं इतनी गहरी नींद सो जाती थी। इतनी सोचों ने मुझे घेर रखा था। मैं अपने वालदैन को बताकर परेशान नहीं कर सकती थी और शौहर को बताती तो उनका दिल मुझसे इकट्ठा हो जाता। मैं बहुत परेशान रही और किसी से जिक्र भी नहीं किया था। मैंने सोच लिया कि आज इतना काम भी नहीं करती कि मुझे थकावट से गहरी नींद आए और किसी इस बात का होश ना रहे। सारा दिन मैं इसी सोच में रही और परेशान होती रही। परेशानी से बुरा हाल था। जरूर कोई था, कुछ तो गलत हो रहा था और इसी सोच ने मेरा हाल बुरा किया हुआ था। आज तो मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर क्या मुआमला है। इसी सोच में रात हो गई। रात खाने के बाद इस बूढ़े चौकीदार ने मुझे कॉफी लाकर दी। मैंने शुक्रिया बोलकर कॉफी का कप ले लिया और चौकीदार के जाने के बाद मैंने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और कॉफी को किसी गुसलखाने में बहा दिया। मैंने खाना भी बेड के नीचे रख दिया था और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। कॉफी गिराने के बाद मैंने कप को टेबल पर रखा और आंखों पर हाथ रख लिया। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि खाने या कॉफी में कुछ मिला होता था। मैं खामोश पड़ी लेटी रही। दिल बहुत डर रहा था, मगर मैं आज हर हाल में हकीकत जानना चाहती थी। मुझे लेटे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजरा कि मैंने कमरे के दरवाजे के पास खटपट की आवाजें सुनी। कोई बाहर से मेरे कमरे का ताला खोल रहा था। इस बात ने मेरी जान निकाल ली थी। मतलब मेरा शक सही था। कोई था जो मेरे कमरे में आता था, मगर कौन? मेरा दिल धड़क रहा था। मैं खामोश लेटी रही। मैं मुजरिम का असल चेहरा देखना चाहती थी। और फिर दरवाजा खुला तो जो चेहरा मुझे नजर आया, उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। अजायब और तकलीफ से मेरा बुरा हाल था। वह कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था। मैं फटी फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। कपड़े वही चौकीदार वाले थे, बस चेहरे पर नकली दाढ़ी और नकली सफेद बाल आए हुए थे। मेरे शौहर को भी शायद झटका लगा था। मेरे शौहर को शायद अंदाजा नहीं था कि मैं आज जाग रही होंगी, इसलिए इनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। मगर मेरा सदमे से बुरा हाल था। मैं अपने शौहर के ही हाथों इतने दिनों से अजायब सह रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और ओसामा भी जैसे बोलने की पोजीशन में नहीं था कि मुझे वह कैसे सफाइयां दे। मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई और सुबह का इंतजार करने लगी कि जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने भाई को कॉल की कि घर आए, मुझे ले जाएं। भाई परेशान हो गए थे। वो मुझे लेने आ गए थे और ओसामा को देखकर हैरान हुए थे। ओसामा ने मुझे रोकने और वजाहत देने की कोशिश की, मगर मैं इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं भाई के साथ अपने मायके आ गई और बहुत बीमार पड़ गई थी। यह सूरत-ए-हाल मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे शौहर का यह रवैया मेरी समझ से बाहर था। फिर इन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया और किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे वालिदैन बहुत दुखी हुए थे। फिर इस तरह 3 माह गुजर गए कि एक रोज मुझे खालिद भाई मिलने आए। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे और मैं इनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए मिलने से इनकार नहीं कर सकी। भाई ने मुझे कहा कि मैं ओसामा को माफ कर दूं। यह सारा फसाद खालिद भाई की बहन का फैलाया हुआ था, जो ओसामा से शादी करना चाहती थी। खालिद भाई ने मुझे कहा कि ओसामा से मिलो और उससे बैठकर बात करो। मैंने खालिद भाई की बात मान ली और ओसामा से मिलने पर राजी हो गई। ओसामा बहुत कमजोर हो गए थे और बहुत शर्मिंदा और गमगीन थे। इन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे बताने लगे। मैं जब लंदन से वापस आया तो खाला ने कहा कि शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे?
और फिर मुझे बहुत सी लड़कियों के बारे में बताने लगी कि इन लड़कियों में तुम्हारा जिक्र आया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फौरन खाला से कहकर तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया। मैं तुम्हारे हर नाज नखरे उठाने के लिए तैयार था। मैं बहुत खुश था और शादी की तैयारियों में जी जान लगा रहा था। फिर एक रोज खाला की बेटी ईमा मेरे कमरे में आई और जैसे कुछ बताना चाहती थी। मैं इसको अपनी छोटी बहन मानता था, इसलिए मैंने प्यार से पास बिठाया और बोला कि जो बात है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इस पर ईमा ने मुझे बताया कि फरजाना अच्छी लड़की नहीं है, इसने सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। सबके सामने मासूम और शरीफ बनती है मगर हकीकत में ऐसी नहीं है। इसका बहुत से लड़कों के साथ चक्कर है। मैं इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, इसलिए सब जानती हूँ। और सबको पागल बना रही है, और तुम्हारे घर तो फिर भी कोई नहीं होता। तुम जब नहीं होंगे तो वह लड़की लड़कों को घर तक बुलाएगी। ईमा की बात सुनकर मेरे सर में धमाके हो रहे थे। शादी में 2 रोज बाकी थे और इसने मुझे ऐसी बात बताई थी। इस बात से मेरा दिल टूट गया था। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी थी और इसकी यह हकीकत थी। ईमा बहुत मासूम और अच्छी लड़की है और मेरी कजिन भी, जबकि फरजाना को मैंने सिर्फ तस्वीर में देखा है और खाला की ज़बानी सुना था। इसलिए इसकी बात झुठला नहीं सका, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए सोच लिया कि तुम्हें खुद आजमाऊंगा। और फिर मैंने शादी के 10 दिन बाद जाने का ड्रामा किया और फिर चौकीदार का रूप धार कर तुम्हारे पास आता रहा। अगर तुम बुरी हो तो इस सब से भी नहीं घबराओगी, बल्कि इस आदमी को ढूंढोगी जो रात में आता था और दिन में भी कोई ना आता तुम्हारे घर। मगर इन चंद दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, बल्कि तुम मुझे परेशान और डरी हुई लगी। मेरा इरादा था कि 1-2 रातें और आजमा कर फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, मगर मेरा राज पहले ही खुल गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और खाला की डांट पर इनको सारी सच्चाई बता दी। तो खाला ने ईमा को बुलाया और सख्ती से पूछा कि अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं फिर जाकर इसके घर बात करूंगी, और अगर तुमने गलत बयानी की है तो तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। इस बात पर ईमा रोने लगी और बताया कि मैं ओसामा से शादी करना चाहती थी। इसने कहा कि मैंने फरजाना पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने झूठ बोला था, वो बुरी नहीं है, मुझे माफ कर दें। यह कहकर वो रोने लग गई। मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन खाला ने मुझे सगी माँ वाला प्यार और मान दिया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि मेरी फरजाना से मुलाकात करवाएं और इसको मेरे लिए मनाएं। यह कहकर ओसामा खामोश हो गए और फिर बोले, प्लीज मुझे माफ कर दो, तो मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और मेरी नादानी थी जिसकी तुम जो चाहो सजा दे सकती हो। मैं इनकी बात सुनकर रोने लगी, मगर इतने रोज ओसामा से ना मिलकर बहुत ज्यादा सजा दे दी थी और इनका ज्यादा कसूर भी नहीं था, इसलिए मैंने ओसामा को माफ कर दिया और इनके साथ घर चली गई। अब बताएं, मैंने सही किया या नहीं?